हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए देखते हैं क्या खबरें आज की हैं, क्या क्या आपको याद करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ आज बैंकिंग से रिलेटेड है। आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है। इन्होंने अपनी घोषणा में बताया है कि यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट, इन दोनों के लिए जो ट्रांजैक्शन की लिमिट्स है उनको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो बच्चे ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों ही जो है सेम ही काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको कि आरबीआई ने यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट इन पर लेन देन की सीमा को, अपर लिमिट को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि किसमें कितना किया गया है, क्योंकि आपको जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले क्या लिमिट थी वो भी पूछा जा सकता है और नई क्या लिमिट हुई है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, इसने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी है। ठीक है, और यूपीआई लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रति लेन देन की सीमा ये पहले 500 रुपये थी, अब ये बढ़ करके 1,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों ही घोषणाएं आपको याद रखनी है और दोनों ही घोषणाओं में आपका एक प्लेटफॉर्म का नाम आ रहा है बार बार, वो है आपका यूपीआई। यूपीआई मुझे पता है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है यूपीआई को जानते हैं और इस्तेमाल भी इसका करते हैं। जब बच्चे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना, आप गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, ठीक है, या फिर किसी और माध्यम से जब आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उस माध्यम को चूज़ करने के लिए वो जो आप मोड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, चाहे आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, इन्हें सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसे यूपीआई कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें जो मैं यूपीआई के बारे में बता रही हूँ आपको, यूपीआई अलग है, यूपीआई 123 पे अलग है और यूपीआई लाइट अलग है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये किस किस प्रकार के जो है आपके ये डिजिटल मीडियम है या फिर एक प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यूपीआई की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ये है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। यूपीआई क्या है? एक डिजिटल और रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, एक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसे एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में कहा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, इसे विनियमित किया जाता है। ठीक है, और ये बना कब था? इसमें आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। एक तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखना है, और दूसरा आपका 11 अप्रैल 2016, इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि इस दिन जो है आपका यूपीआई बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। और यूपीआई को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? इसे रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यूपीआई लाइट की बात करते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है। यूपीआई लाइट ये भी आपका एक भुगतान सर्विस है। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रांजैक्शन सर्विस है और इसका इस्तेमाल उपयोगकर्ताओं को यूपीआई पिन का उपयोग किए बिना छोटे मूल्य के लेन देन करने की अनुमति देता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप छोटे वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन करते हैं, 100 रुपये की, 200 रुपये की, और अभी आप लोगों ने देखा कि 500 रुपये पहले इसकी अपर लिमिट थी, लेकिन अब 500 से ज़्यादा बढ़ा करके इसे 1000 कर दिया गया है। तो बिना यूपीआई पिन के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई लाइट के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी अपनी क्या है? एक विशेषता है। उसके बाद में यूपीआई 123 पे, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? ये भी आपकी एक सर्विस है, ट्रांजैक्शन सर्विस है, और ये एक ऐसे सेवा है जिसमें कि उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन के बिना फीचर फोन का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान करने की अनुमति मिलती है। देखिए बच्चे, यूपीआई 123 पे क्या है? ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट नेटवर्क ना हो। ठीक है, जैसे कि रिमोट एरियाज हैं भारत के, जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है कि इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास में स्मार्टफोन हो। ठीक है, तो स्मार्टफोन के अलावा भी जो है आपका बाकी फ़ोन से भी आप लोग इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं रहती है, जहाँ पे लोगों के पास में स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे जो है लोगों को यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल करने के लिए ये सर्विस दी गई है। ठीक है, तो इन तीनों में बच्चे आपका बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली क्या है? यूपीआई जो है आपका एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है और इसी के टाइप है आपके यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसके लिए जो आरबीआई ने घोषणा की है अपनी, वो भी आपको याद रखनी है क्योंकि वो करंट का टॉपिक है। अगली न्यूज़ है आपका एक एग्रीमेंट से रिलेटेड।
बीएल कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। बच्चे आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे मिशन देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने चंद्रयान 3 देखा, आप लोगों ने मंगलयान देखा, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस प्रकार के मिशन बनाती है ना, इसरो जब इस प्रकार के मिशन बनाता है तो इसरो जो है पूरा का पूरा काम खुद नहीं करता है ना, उसमें जो है अलग अलग यूनिट को अलग अलग काम दिया जाता है। तो जैसे आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो काम होता है डिफेंस के लिए, वो सारा का सारा जो है आपका बीएल के द्वारा किया जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली बीएल के बारे में ये न्यूज़ है कि बीएल जो है अब आपका स्पेस सेक्टर में भी उतरने वाला है, ठीक है, और स्पेस सेक्टर में उतरने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इन्होंने कोलेबोरेशन किया है एक कनाडा की कंपनी के साथ में, ठीक है। कनाडा की कंपनी का नाम क्या है? रेलियासेट, ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा की कंपनी का नाम है रेलियासेट। इस कंपनी के साथ में इन्होंने कोलेबोरेशन किया है, जिसके तहत जो रेलियासेट नाम की कंपनी है, इसके जितने भी स्पेस इक्विपमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे बनाए जाएंगे बीएल के द्वारा, ठीक है। देखिए, अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रेलियासेट इनके साथ में कनाडा के साथ में टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, और अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। तो बेसिकली याद रखना कि अब जो बीएल कंपनी है, भारत का एक डिफेंस नवरत्न पीएसयू है, और इसके द्वारा एक कनाडा की कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, और अब जो है ये कंपनी आपका स्पेस सेक्टर में भी उतर आई है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बीएल के बारे में न्यूज़ है। बाकी बीएल की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1954 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, और वर्तमान में इसके जो सीएमडी है, इनके नाम में मिस्टर मनोज जैन, ठीक है। इतना जो है बेसिक आपको बीएल के बारे में याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भारत की कैटेगरी याद रखनी है, आपको भारत का रैंक याद रखना है, भारत को कौन सा स्थान मिला है और भारत को कौन सी कैटेगरी मिली है, ठीक है। पहले स्थान की बात कर लेते हैं। भारत की रैंक जो है इस बार रही 105, ठीक है, 105वें स्थान पे भारत को रखा गया है। और दूसरा है कि भारत को कौन सी कैटेगरी के अंडर में रखा गया है, तो भारत की कैटेगरी बचे 105 स्थान के साथ में भारत की कैटेगरी है सीरियस कैटेगरी, ठीक है। अगर हम पूरे सर्वे की बात करें तो पूरा जो सर्वे किया गया 127 देशों में किया गया, और 127 कंट्रीज में से भी आपका 42 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के अलावा इसमें अफगानिस्तान है, इसमें आपका पाकिस्तान है, ठीक है, इन दोनों को भी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। और आपको पता है जो हमारे बाकी पड़ोसी देश है, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया ना, ये हमसे अच्छी स्थिति में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि इस बार का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो भारत की स्थिति कैसी दर्शाता है, ठीक है, और भारत को क्या नंबर दिया गया है और भारत को क्या कैटेगरी दी गई है, ठीक है। भारत के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों को भी जो है सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। और टोटल कंट्रीज जिनमें ये सर्वे किया गया था, उनमें से आपका सिर्फ और सिर्फ 42 कंट्रीज को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जब किसी कंट्री को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत किसी को रैंक अगर किया जाता है, किसी को मार्क्स दिए जाते हैं, तो ये सर्वे क्या क्या चीज़ें देखता है, ठीक है, क्या किस किस चीज़ को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद में उसे मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, भारत की अलग अलग सेक्टर में बात करेंगे कि रिपोर्ट कहती क्या है। देखिए, सबसे पहले जो जीएचआई स्कोर है भारत का, वो अलग अलग बेस पे आधारित है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज किया गया है, उसके आधार पे जो है बताया गया है कि भारत में इतनी भुखमरी है। अब सबसे पहले चीज़ जो आपकी इस रिपोर्ट में निकल करके आती है, वो हमें बताता है कि हमारी कंट्री में 13.7% जो लोग हैं, आबादी है, वो कुपोषित है, ठीक है। कुपोषित को अंडर नरिश्ड भी कहा जाता है और माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जितना पोषण मिलना चाहिए इंसान को, ठीक है, उसकी उम्र में अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो जो है आपका कुपोषण का शिकार हो जाता है। और भारत में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है पूरी पॉपुलेशन में से? 13.7%, ठीक है। तो पहला आधार तो ये हो गया। दूसरा आधार इस आंकड़े का हमें बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनमें से 5.5% जो है अविकसित हैं, ठीक है। क्या है ये? स्टर्न है, यानी कि आपके अविकसित हैं, ठीक है। अविकसित का मतलब क्या है कि उम्र के हिसाब से आपको पता है बच्चे कि
उम्र के हिसाब से इंसान का जो शरीर होता है, इंसान का जो दिमाग होता है, वो डेवलप होता है धीरे धीरे, है ना। और अगर उसके फिजिकल पार्ट में या फिर उसकी जो है मेंटली जो है अगर वो डेवलप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अविकसित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनमें से भी भारत में 35.5% बच्चे क्या है, अविकसित हैं। ठीक है, और इनमें से भी बच्चे आपका जो 35.5% है ना, इनमें से भी अगर आप लोग देखेंगे तो 18.7% ऐसे हैं जो कि आपके वेस्ट हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 18.75% क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर आपके वेस्ट हैं। वेस्ट बच्चे इसलिए कहा गया, जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया है ना, 18.7% ऑफ देम बीइंग वेस्टेड। ठीक है, मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे बच्चे जिनका कि किसी ना किसी प्रकार से जो है आपका क्या है, विकास रुक गया है ना। उनके जो है फिजिकल फीचर हो, उनके शरीर के कोई अंग हो गए, या फिर उनका जो है आपका शरीर के कोई अंग हो गए, या फिर उनकी जो मानसिक विकलांगता है वो उनको मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका अगर 5 साल से कम 5 साल से कम वर्ष वाले बच्चों को अगर आप लोग देखेंगे तो 35.5% बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके अविकसित हैं, और उसमें से भी 18.7% ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उसके अलावा 2.9% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जिनको जितना उनको पोषण मिलना चाहिए वो पोषण उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो 5 साल से कम बच्चे हैं, 5 साल से वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनकी जो मोटिलिटी रेट है वो आपकी 2.9% है। ठीक है, तो 2.9% जो बच्चे हैं वो 5 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता है। अब बच्चे ये तो इस न्यूज़ का पूरा जो है करंट वो हो गया। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदल सकती हैं, है ना। लेकिन अब इसके स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले रैंकिंग की बात करेंगे कि रैंक को किसके द्वारा डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। देखिए 2006 में सबसे पहली बार GHI को बनाया गया था। अमेरिका की एक कंपनी है, एक अनुसंधान संस्थान है, IFPRI इसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इसे कहते हैं। इसके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसका सहयोग क्या था, जर्मनी की कंपनी है वेल्थुन हंगर हिल। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। अब इन दोनों के अलावा दूसरे साल यानी कि 2007 में एक और कंपनी इनके साथ में जुड़ी, आयरलैंड की कंपनी, आयरिश कंपनी है, NGO है, इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो आप लोग मतलब ये देख रहे हैं कि अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो डेटा रिलीज हुआ है, इस डेटा को रिलीज करने के पीछे 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक USA की ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आपका जो है एक NGO है आयरलैंड का, इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसका आप लोग नाम याद कर ले कि इसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है 3 ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप लोग देखेंगे देशों की स्थिति क्या है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया वो एरिया है जहाँ पर कि भारत आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, अब बच्चे इस रैंक में क्या होता है ना, 100 में से जिन कंट्री को मार्क्स किया जाता है, तो 100 के करीब अगर आपके मार्क्स है, जैसे कि 60 है, 70 है, ठीक है, 50 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 100 में से जिसके सबसे कम मार्क्स होते हैं, जैसे कि आपका 0 है, अगर 100 में से 0 मार्क्स आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भुखमरी 0 है। ठीक है, तो कम मार्क्स आने यहाँ पे जो है आपका अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कम मार्क्स वाली कंट्रीज़ को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साउथ एशियन कंट्रीज़ में मंगोलिया है, और एक आपका मंगोलिया का ही पड़ोसी जो है आपका चाइना है। ठीक है, तो मंगोलिया और चाइना जो है साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कंट्री है जो जहां पर की भुखमरी बिल्कुल ना के बराबर है। चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे 5 से कम है। ठीक है, मंगोलिया में 5.6 है। और भारत का अगर आप लोग रैंक देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, पापुआ न्यू गियाना है, अफगानिस्तान है, DPR कोरिया है। ठीक है, सारे के सारे जो है आपके भुखमरी वाले हैं, 27, 28, 30, 31, 27। ठीक है, सारे के सारे जो सीरियस कैटेगरी के अंडर में आई हुई कंट्रीज है ना, वो है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत की क्या स्थिति है, और भारत के अलावा जो हमारे बाकी पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया आपका, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया आपका, ये चाइना हो गया, इनकी क्या स्थिति है। ठीक है, अब ये तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया। पूरे अगर दुनिया भर की बात करें तो बच्चे 5 से कम नंबर लाने वाले कंट्रीज़ को सभी को पहले नंबर पे रखा गया है। ठीक है, और 5 से कम नंबर जिन कंट्रीज़ के आए हैं उनकी संख्या शायद यहाँ पे 22 है, 22 कंट्री है टोटल के टोटल। ठीक है, इसमें आप लोग चाइना को देखेंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, सबसे ऊपर जो है बेलारूस है। मतलब इन सभी के जो मार्क्स हैं वो 5 से कम है। ठीक है, तो 5 से कम मतलब कि बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे भुखमरी जो है लगभग जो है आपकी बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पे भुखमरी की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है।
है, चाइना हो गया आपका, बेलारूस हो गया आपका, चिली हो गया आपका, कोस्टारिका, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूएसए नहीं है, यहाँ पे आपका तुर्की है, यहाँ पे आपका रसिया है, ठीक है, और कुवैत हो गया आपका, हंगरी हो गया आपका, ठीक है, मतलब जिनको आप लोग जानते हैं, यूएई हो गया आपका, तुर्की हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जहाँ पर कि भुखमरी जो है आपकी ना के बराबर है। तो लगभग जो है आपकी 22 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी मार्क्स जो है 100 में से वो 5 से कम है, ठीक है। तो इन सभी को जो है कंबाइनली पहला नंबर दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं WHO की। हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भारत के बारे में घोषणा की है या फिर भारत को इन्होंने एक स्टेटस दिया है। देखिए बच्चे क्या कहा है WHO ने कहा है कि घोषणा की है इन्होंने, भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्राइकोमा को समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब ये जो ट्राइकोमा है, ये जो आपका ट्राइकोमा है, ये बीमारी किस चीज़ से रिलेटेड है? अगर आप पिक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आँख से रिलेटेड है, ठीक है। आँख के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, मांस जो होता है वो आपका फूल जाता है क्योंकि इसमें आपका इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण। इस बीमारी को कहते हैं ट्राइकोमा। तो ट्राइकोमा बच्चे आपका भारत के रूरल जो इंडिया है, रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है आपका होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है एक तो संचारित कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, तो लोगों में एक दूसरे में आसानी से फैलती है। दूसरा अनहाइजीन होने के कारण, हाइजीन ना होने के कारण जो है आपका ये फैलती है एक दूसरे में, ठीक है। तो ट्राइकोमा के बारे में WHO ने कहा है कि भारत में जो समस्या बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त थी, फैली हुई थी, वो जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में अब भारत ने इसे समाप्त कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि केसेस पूरे खत्म हो गए हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है जैसे पहले कि आपका पब्लिक हेल्थ इशू से माना जाता था, अब ये पब्लिक हेल्थ इशू नहीं रह गई है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और अगर हम एशिया की बात करें बच्चे, तो नेपाल और म्यांमार के बाद में यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का भारत जो है तीसरा देश है, ठीक है। भारत से पहले ये काम कर चुका है नेपाल, और नेपाल के बाद में म्यांमार, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत जो है आपका ये काम करने वाला तीसरा देश है। अब एक एक करके डिजीज के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपका जनरल साइंस का एक प्रश्न बन जाएगा आपका। ट्राइकोमा की अगर हम बात करें, आँख को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ये आपका एक जीवाणु जनित संक्रमण है, याद रखिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस इस जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, इसके कारण होता है, ठीक है। ट्राइकोमा संक्रामक है जो संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक, गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो यह अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बनता है, ठीक है। तो जो ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ब्लाइंडनेस, और वो भी ऐसी ब्लाइंडनेस जो कि आपका कभी ठीक ना हो पाए, इस तरीके की ब्लाइंडनेस जो है इस बीमारी के ना ठीक होने पे इंसान को हो जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और संक्रामक है, ठीक है। सबसे किसी भी बीमारी के बारे में बच्चे आपका ये बड़ा ही वो होता है, अगर कोई इस प्रकार की डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कोविड था, और संक्रामक डिजीज़ है, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो आपकी संक्रामक बीमारी है, बैक्टीरिया जनित है, आंखों को प्रभावित करती है, और अगर इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति को अंधेपन, ऐसा अंधेपन हो सकता है जिसे कि दोबारा से ठीक ना किया जा सके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये इंडिया में पहले से ही सीरियस कंसर्न के रूप में रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ऑलरेडी 1963 में राष्ट्रीय ट्राइकोमा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। बाद में हालांकि जब धीरे धीरे कार्यक्रम का असर होने लगा, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलने लगी, धीरे धीरे जो है आपका इसका असर कम होने लगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बाद में जो है इसे आपका एक भारत में अंधेपन को कंट्रोल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम चलता है। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। इसके साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया था जैसे इसके केसेस कम होने लगे थे, और अभी 2024 में WHO ने ये कहा है कि हमने इसे जो है पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पे खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ट्राइकोमा नियंत्रण कब शुरू किया था, 1963 में, और अभी फिलहाल जो है आपका ये जो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम चलता है, इसी के साथ में आपका साथ में चलता है, इंटीग्रेट कर दिया गया इसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ट्राइकोमा डिजीज के बारे में, भारत की उपलब्धि क्या है, ट्राइकोमा डिजीज क्या है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये वाला पोर्शन आपका स्टैटिक जीके में काम आएगा, ये जो है आपका करंट अफेयर में काम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगली न्यूज़ है आपकी,
समिट एक कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, जैसे हमने 2023 का ही पढ़ा था, 2023 का बच्चे जो आपका ये IISF है। IISF का मतलब होता है भारत में साइंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा इसे, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसका जो 10वां एडिशन है, 10th एडिशन है, उसकी घोषणा हो चुकी है कि कहाँ पे हो रहा है। तो ये इस बार जो है पहली बार ये जो आपका सम्मेलन होता है ना, भारत में साइंस का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल होता है ये। पिछली बार ये आपका हरियाणा में हुआ था, अब की बार ये घोषणा की गई है कि इसे पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका कहाँ पे होने वाला है, IIT गुवाहाटी में होने वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। IIT गुवाहाटी में आपका नवंबर 30 से लेकर के दिसंबर 3 तक होगा। इसकी जो थीम रखी गई, इस बार थीम रखी गई इसकी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन S&T ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है किसकी थीम क्या रखी गई है। और इस सेमिनार को इसका आयोजन किया जाएगा CSIR के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। जब ये आपका होगा IIT गुवाहाटी में, तब हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना इस बार का जो IISF होने वाला है 2024 का, पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट को चुना गया है इसके लिए, ठीक है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में जो है इसे किया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पे, असम में होगा, IIT गुवाहाटी में। अगली न्यूज़ है आपकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न CPSE बन गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे RRB के लिए, ठीक है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपके दो तरीके से बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी अभी हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, और दूसरा प्रश्न इसके बारे में पूछा जाएगा कि भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो 14 है, याद रखना। और जो सबसे लेटेस्ट बनी है ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतना आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। कंपनी के बारे में इतना जो है इसके बारे में याद रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, रक्षा सहयोग की कंपनी है, एक PSU है, ठीक है। अब जो है आपका 14वीं महारत्न CPSE बन गई है। उसके अलावा इस कंपनी के बारे में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस रक्षा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1947 से पहले हो गई थी, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये बच्चे मैसूर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। लेकिन मैसूर गवर्नमेंट के साथ में एक व्यक्ति का नाम भी आता है, व्यक्ति का नाम है आपका वालचंद हीराचंद, ठीक है। इनका भी आपको नाम याद रखना है, श्री वालचंद हीराचंद और मैसूर गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो है इसे कंबाइनली एस्टेब्लिश किया गया था 1940 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा टॉपिक आता है कि महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। किसी भी PSU को, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनियां होती हैं उनको महारत्न या फिर नवरत्न का दर्जा कब दिया जाता है। तो महारत्न के कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, जैसे कि HAL है, उसने इन सारी योग्यताओं को पा लिया होगा, इसीलिए जो है आपका वो महारत्न कंपनी बन गई है। जैसे कि सबसे पहले है कि उस कंपनी के पास में नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, पहले से ही जो है HAL ऑलरेडी नवरत्न कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद है कि वो कंपनी जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, ये जो है आपका SEBI की जितनी भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है उसके अंडर जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे आपके लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिस्टेड है। उसके बाद में है आपका इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो एवरेज एनुअल नेट वर्थ है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ, ये जो है आपका 2,500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और ये सारे के सारे आंकड़े जो है देखे जाते हैं पिछले 3 साल के, ठीक है। पिछले 3 साल में किसी कंपनी ने अगर लगातार ये परफॉर्मेंस अपना जारी रखा तो उसे जो है महारत्न का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है CPSE, जो आपकी कंपनी है जिसे कि महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है, वो आपका सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस या फिर इंटरनेशनल ऑपरेशन भी किए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो HAL तो आप लोगों ने देखा है, हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट होता है इसका बाहर की कंपनियों के साथ में, किसी दूसरे देश के साथ में, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन भी जो है ये कंडक्ट की हुई कंपनी होनी चाहिए। तो बच्चे भारत में किसी भी PSU को अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो आपका दर्जा होता है वो आपका महारत्न का दर्जा होता है ना। और ये जो है HAL को मिल गया है। और अभी लेटेस्ट में, अभी रिसेंट में जो है भारत की 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें कि महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। अब आज की छोटी छोटी खबरों को देखते हैं। पहली शॉर्ट न्यूज़ आपकी बाबा सिद्दीकी से रिलेटेड है। अभी हाल ही में इनके ऑफिस के बाहर
गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो देहांत हुआ है। आपको थोड़ा सा इनका बच्चे एक तो क्षेत्र याद रखना है कि कौन से क्षेत्र से रिलेटेड थे, और दूसरा जो है इनकी पार्टी याद रखनी है बच्चे। ठीक है, तो ये फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर यानी कि राजनीति से इनका संबंध था। ठीक है, बाबा सिद्दीकी नाम याद रखिएगा, राजनीति से इनका संबंध था। और ये बच्चे जो इनकी पार्टी है ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो एनसीपी के लीडर थे। ठीक है, एनसीपी के लीडर थे और इनका जो है मुंबई में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नाम याद रखना, बाबा सिद्दीकी। अगला है आपका जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU, इसकी 149th बैठक होने वाली है। और यहाँ पे इस बैठक में भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला साहब। ठीक है, तो ये याद रखना है कि IPU का जो सालाना जो बैठक होती है 149 बैठक इसकी हो रही है कहाँ पे, जिनेवा में। अब IPU की अगर हम बात करें बच्चे, इसको तो पूरा नाम याद रखना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इसका पूरा नाम है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 180 मेंबर हैं और 15 जो है सहयोगी सदस्य हैं। तो भारत जो है आपका 180 में से एक देश है, यानी कि भारत इसका मेंबर कंट्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ है आपका इसरो से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, एजेंसी है इसरो, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, शॉर्टकट में से जाक्सा कहा जाता है। इन दोनों के सहयोग से ना एक नया लूनर मिशन तैयार किया जा रहा है, और नए लूनर मिशन का नाम क्या है, लुपिक्स नाम है। अभी जो है इंडिया का जो नेशनल स्पेस कमीशन है इन्होंने इसको मंजूरी दी है, न्यूज़ ये है। ठीक है, तो लुपिक्स जो है आपका लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। इसे जो है दोनों के द्वारा इसे डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा और 2025 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बच्चे कहा जा रहा है कि चांद पे जब ये जाएगा ना तो लगभग जो है 100 से ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे रहेगा। एक्सप्लोरेशन जिस काम के लिए इसे वहाँ पे भेजा जा रहा है वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन दोनों के सहयोग से जो है आपका चांद के साउथ पोल पे इसे भेजा जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री लैटिट्यूड के साथ में, और नाम इसका है लुपिक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका नाम है। अभी भारत का जो अंतरिक्ष कमीशन है, अंतरिक्ष आयोग है, इनके द्वारा इसे अप्रूवल मिल गया है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो लुपिक्स का नाम आपको याद रखना है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। आपका इसरो प्लस जाक्सा इन दोनों के सहयोग से इसे क्या बनाया जा रहा है, और ये जो है 2025 तक लॉन्च किए जाने की खबरें जो है आ रही हैं। ठीक है, लॉन्च होगा उस दिन हम दोबारा पढ़ेंगे। अगला है JP नड्डा को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र है वो 7 से लेकर के 9 अक्टूबर तक हो चुका है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का एक सेमिनार हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, भारत के हेल्थ मिनिस्टर को चुना गया था, यानी कि JP नड्डा साहब को चुना गया था। ठीक है, तो WHO के बारे में हमने बच्चे 2 न्यूज़ पढ़ी, एक हमने ट्राइकोमा से रिलेटेड पढ़ी, एक WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का जो सत्र हुआ है दिल्ली में हुआ है, और यहाँ पे भारत के हेल्थ मिनिस्टर को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको न्यूज़ पढ़ते रहना है। और दूसरा आपके जो 2 एग्ज़ाम है RRB ALP का, RRB JEE का, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, सिविल वालों के लिए मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस बैच RRB JEE का, RRB ALP का दोनों का लॉन्च हुआ है। ठीक है, लाइव बैच है, वहाँ पे जो है आपको CBT 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं नॉन टेक्निकल ही आना है। तो नॉन टेक की तैयारी जो है आपको करवाई जा रही है, मतलब प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बाकी बच्चे अपने स्तर पर जो है आपको क्या करना है, पिछले 1 साल का, कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है लगातार डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ALP को दे रहे हैं तो वहाँ पे तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपके 6 से 7 नंबर ऐसे आएंगे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं RRB JEE की, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न तो आपके 2 से 3 आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली में जो है आपका जब MCQ पूछे जाते हैं तो MCQ में जो मिसलिनियस जीके पूछा जाता है वहाँ पे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि इनडायरेक्टली जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ ना वैसे ही आपको पढ़ना है, सिर्फ खबरें नहीं, खबरों के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो उनकी स्टैटिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। अगर कोई कंट्री भारत के साथ में किसी भी रीज़न से, अगर कोई देश है जो कि भारत के साथ में चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर के हो, ठीक है, दोनों के बीच में जो है आपका अच्छे रिश्ते नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार के कुछ भी अगर इशू चल रहा है या फिर दोनों के बीच में अच्छा सहयोग हो रहा है, ठीक है, तो कोई कंट्री अगर आपकी चर्चाओं में तो उस देश
देश का राजधानी पढ़ लीजिए, उसका करेंसी पढ़ लीजिए, यहाँ से जो है आपको मिसलिनियस जीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा कोई त्यौहार है जो कि अभी पिछले कुछ महीने में मनाया गया है, ठीक है, किसी राज्य में मनाया गया है, वो आपको चर्चाओं में है, वो जो है किसी न किसी न्यूज़पेपर में आया है या न्यूज़ में आया है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए कि ये त्यौहार आपका यहाँ पर मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो मिसलिनियस जीके है वो वाला जो पोर्शन है वो आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक बच्चे आपको पता लग जाता है कि ये जो है आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, नहीं तो पढ़ने के लिए मिसलिनियस में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर फेस्टिवल पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर में कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक जगह का जो है कल्चर अलग है, भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसलिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसलिए करंट अफेयर को जब भी पढ़े तो दोनों दृष्टिकोण से पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है हमें, स्टैटिक भी पढ़ना है, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। कोई दो देश है वो, जैसे कि आजकल बच्चे युद्ध आप देख रहे हैं, आजकल युद्ध देख रहे हैं ना, आपका इजराइल फिलिस्तीन कुछ दिनों पहले चर्चाओं में रहे, उसके बाद में जो है आपका ईरान चर्चाओं में है, पाकिस्तान चर्चाओं में है। ठीक है, तो इन देशों के बारे में कम से कम आपको पता है होना चाहिए कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इनकी बाउंड्री कौन कौन से कंट्री को टच करते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, अगर किसी वाटर बॉडी को शेयर कर रहे हैं के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं तो कौन सा वाटर बॉडी है, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग कर ही रहे हैं तैयारी, अच्छे से करिएगा, और हमारे साथ में जुड़ करके करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपके बैच चल रहे हैं, लाइव बैच है, उसके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।